अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत हमने पिछले भाग में अरस्तु के क्रांति सिद्धांत का परिचय और क्रांति के विभिन्न कारणों एवं उद्देश्यों को जाना था। इस भाग में हम क्रांति के रोकने के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के उपाय भी क्रांति के कारणों के आधार पर ही बताए हैं। जैसे उसने क्रांति के सामान्य कारणों के लिए सामान्य उपाय और विशिष्ट शासन व्यवस्थाओं में विशिष्ट कारण बताए हैं। क्रांति को रोकने के सामान्य उपायों के अंतर्गत अरस्तु ने सर्वप्रथम उपाय बताया है जनता में जागृति उत्पन्न करना। राज्य को अनेक प्रकार के अनिष्टों से बचाने का सर्वोत्तम उपाय है विधि विधान, संविधान, यथार्थ परिस्थितियों, राज्य के भविष्य, राज्य की आधारभूत नीतियों, सम्यक शिक्षा और राज्य के शत्रु मित्रों का सही ज्ञान कराने की दिशा में राज्य सक्रिय एवं ठोस कदम उठाए। राज्य को जागृत जनता न तो कुछ गलत सोच सकती है और न ही कुछ गलत कर सकती है। क्रांति को रोकने के सामान्य उपायों के अंतर्गत परिवर्तनकारी शक्तियों पर रोकथाम भी आवश्यक है। शासक वर्ग का मिथ्या आचरण, आडंबरपूर्ण व्यवहार और छोटी छोटी समस्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण के कारण समाज में क्रांति की ओर ले जाने वाले परिवर्तन आते हैं। अतः इन परिवर्तनों को रोका जाना चाहिए। अधिकारी वर्ग की सेवा की अवधि का निर्धारण भी क्रांति को रोकने का एक उपाय है। क्रांतियों को रोकने के लिए अरस्तु ने पदाधिकारियों की सेवा अवधि 6 माह निर्धारित की। इतनी छोटी अवधि का निर्धारण आज के युग में तो संभव नहीं है, किंतु यह अवश्य है कि अल्पकालीन सेवा अवधि में शासन में अधिकाधिक सुधारों का संयोग बढ़ता है और बारी बारी से महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपनी योग्यता दिखाने का समय मिल जाता है। शासक एवं शासित वर्ग में उचित संपर्क भी क्रांति को रोकने में सहायक होता है। अधिकारियों व नेताओं का जनसाधारण के प्रति समान रूप से सद्भावना का सम्मानपूर्ण व्यवहार जनता के हृदय में शासक वर्ग के प्रति सौहार्द बनाए रखने की अचूक कुंजी है। जनता को भावी खतरों की सूचना भी क्रांति को रोकने का एक उपाय है। शासक वर्ग के लिए आवश्यक है कि वह जनता को सदैव राज्य पर छाए हुए संभावित खतरों का सम्यक ज्ञान कराता रहे। इससे जनमानस में आलस्य नहीं भरेगा और अधिकांश दुर्बल चरित्रों को स्वार्थपूर्ण षड्यंत्रों को रचने का मानसिक अवकाश भी नहीं मिलेगा। विरोधी मत के शासक वर्गों को समान पद देना क्रांति का एक उपाय है। क्रांति को दूर रखने का एक उचित उपाय यह भी है कि विरोधी मतावलंबी गुटों को शासन सौंप दिया जाए। धनी और निर्धन वर्ग का शासकीय संगठन बराबर प्रतिशत में हो। धनी और गुणी व्यक्तियों का ऐसा ही सामंजस्य बहुधा राज्य के सभी वर्गों की जनता के लिए लाभप्रद एवं संतुष्टिपरक होता है। क्रांति को रोकने के सामान्य उपाय के अंतर्गत भ्रष्टाचार का उन्मूलन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। शासक वर्ग यदि चाहता है कि शासित वर्ग उसके लिए समस्या न बने, तो उसे चाहिए कि वह राज्य में एक सुदृढ़ और भ्रष्टाचार रहित शासकीय संगठन की रचना करे, जिसमें शासितों के हितों का पूरा ध्यान रखे जाने की व्यवस्था हो। स्वेच्छाचारी राजतंत्र के लिए गुप्तचर विभाग भी क्रांति को रोकने का एक उपाय है। इससे ऐसे शासक को सबसे पहले एक गुप्तचर विभाग की स्थापना करनी चाहिए, जिससे जनमत की सूचना शासक को प्रतिपल मिलती रहे। अरस्तु ने उक्त उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी बताए हैं। स्वेच्छाचारी राजा को एक अन्य सलाह देते हुए अरस्तु कहते हैं कि ऐसे राज्य को अपनी समस्त क्रूरताओं व महत्वाकांक्षाओं पर पर्दा अवश्य डाले रहना चाहिए। नागरिकों को गृह कलह में डालकर उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना चाहिए। उसे नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उसे अपनी फूट डालने की नीति के अनुसार कुछ अत्यंत प्रभावशाली नागरिकों को पुरस्कार आदि दे देना चाहिए और ऐसे लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए जिनका नागरिकों पर असर हो। आवश्यकता पड़ने पर गुप्त रूप से काबू में न आ सकने वाले तत्वों के विरुद्ध हथियारों के प्रयोग का भी अरस्तु परामर्श देता है। अरस्तु की राज्य क्रांति संबंधी विचारधारा अत्यंत मौलिक है। अपने गुरु प्लेटो से वह सदैव आगे रहा है, किंतु क्रांति के संबंध में तो वह कई कदम आगे है।
राजनीतिक विचारों के इतिहास में क्रांति की विशद व्याख्या उसके कारण और रोकथाम के उपायों से पहली बार परिचित कराने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। अरस्तु ने कुछ विशिष्ट सामान्य उपायों के अतिरिक्त विशिष्ट उपाय भी क्रांति को रोकने के लिए बताए हैं और विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति रोकने के उपायों के अंतर्गत उसने प्रजातंत्र में क्रांति रोकने के उपाय बताए हैं। शासन को जनता के स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं करना प्रजातंत्र में क्रांति रोकने में सहायक होता है। समानता के सिद्धांत द्वारा सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करना भी प्रजातंत्र में आवश्यक है। इसी के साथ प्रजातंत्र में बहुमत शासन व्यवस्था कायम रखना, धनिकों के प्रति कोई अन्याय नहीं होने देना, सेना के शासन को नहीं स्थापित होने देना, जन आंदोलन का अंत करना और शासक के प्रति यह अपेक्षा करना कि वह शक्ति और धन का पुजारी न हो भी प्रजातंत्र में क्रांति रोकने के उपाय हैं। यदि उपयुक्त विचारों पर उपायों पर विचार किया जाए तो लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। धनिक तंत्र में क्रांति रोकने के उपायों के अंतर्गत अरस्तु बताता है कि राज्य में बाह्य या आंतरिक फूट या विवाद नहीं होना चाहिए। गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना, शासन को धन कमाने का साधन न समझना तथा सरकारी कोष का सदुपयोग करना भी धनिक तंत्र में क्रांति रोकने में सहायक होता है। कुलीन तंत्र में क्रांति रोकने के उपायों के अंतर्गत अरस्तु शासक के जनता के साथ अच्छे संबंधों और महान पुरुषों को पूर्ण सम्मान प्रदान करने को क्रांति का रोकने का उपाय बताता है। राजतंत्र में क्रांति रोकने हेतु अरस्तु राजा को संविधान के प्रति निष्ठावान होने तथा राजा को जनता के साथ सद्व्यवहार करने के परामर्श देता है। निरंकुश तंत्र के अंतर्गत क्रांति रोकने के उपायों के साथ अरस्तु बताता है कि शासक शासन की तरह ही व्यवहार करे, उसे जनहित की भावना का ख्याल रखने का बहाना करना चाहिए, उसे एक राजा का स्वांग रचना चाहिए। निरंकुश तंत्र में क्रांति रोकने के लिए अरस्तु बताता है कि राजा का आचरण शुद्ध हो, वह देवता का उपासक हो, उसे अपने जीवन की रक्षा का ध्यान हो तथा पक्षपातपूर्ण ढंग से जनता के साथ व्यवहार न करने की भी सीख अरस्तु देता है। इसके अतिरिक्त अरस्तु निरंकुश तंत्र में शासक से अपेक्षा करता है कि वह सार्वजनिक राजस्व का दुरुपयोग न करे। यद्यपि अरस्तु का क्रांति सिद्धांत मौलिक है और इससे पूर्व किसी भी विद्वान ने क्रांति के संबंध में विशद व्याख्या नहीं की थी, किंतु अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार भी आलोचना से परे नहीं है। इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है कि एक तरफ तो अरस्तु निरंकुश तंत्र को सबसे अधिक निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे स्थायित्व प्रदान करने के उपाय भी बताता है जो अनावश्यक और अवांछनीय प्रतीत होता है। अरस्तु क्रांति को एक बुराई की नज़र से देखता है, अच्छाई की नज़र से नहीं। आलोचकों के अनुसार क्रांति द्वारा सुधार व वांछनीय परिवर्तन लाए जा सकते हैं और किसी भी व्यवस्था को उचित दिशा में स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। और वर्तमान समय में हुई कुछ क्रांतियों जैसे अमेरिका, रूस और फ्रांस की क्रांतियों का उदाहरण दें तो हम यह मान सकते हैं कि इन क्रांतियों के कारण समाज को और वैश्विक व्यवस्था को एक सही राह मिली थी। इसलिए क्रांति को सदैव एक बुराई के रूप में स्थापित करना ठीक नहीं है। अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग केवल संविधान और शासन प्रणालियों में परिवर्तन के अर्थ में किया है। आलोचकों का मत है कि क्रांति शब्द इतना व्यापक है कि इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। अरस्तु ने अपने विचारों से निरंकुश शासक के हाथ में कुछ ऐसे खतरनाक, क्रूर और अमानुषिक यंत्र प्रदान किए हैं जिससे जनता के सारे अधिकार, मान मर्यादाएं और संपत्ति लूटी जा सके। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आलोचनाओं के उपरांत भी अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का विशेष महत्व है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों व उसे रोकने के उपायों की वास्तविक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक व्याख्या कर राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के कारण
आधुनिक शासन प्रणालियों के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। यदि शासकों द्वारा अरस्तू के बताए गए उपचारों का पालन किया जाए तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व का गुण पैदा किया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने अरस्तू के दो क्रांति सिद्धांत के अंतर्गत क्रांति को रोकने के उपायों तथा उसकी आलोचनाओं और महत्व के बारे में जाना। धन्यवाद।